अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हमने कल अपने प्रोग्राम में आपको तफसील से बताया कि कैसे एलएनजी सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में 122 अरब रुपए का नुकसान किया गया और कैसे वजीर आजम को एक के बाद एक गलत मालूमात दी जा रही हैं। कौम को ताखीर से फैसलों और गलत फैसलों की बद में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ना वजीर आजम को दुरुस्त वजूहात बताई जाती हैं और ना ही अवाम के सामने दुरुस्त मालूमात रखी जाती हैं। हमने कल के प्रोग्राम में हकाइक रखे, मगर आज मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद थी कि वो दस्तावेजात के साथ जवाब देंगे, हमें गलत साबित करेंगे, मगर उन्होंने वही बातें दोहराई जो कहते आए हैं, साथ ही हमारे हवाले से सवाल उठा दी। माशाल्लाह साहब अच्छे एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर वो सिलेक्टेड डाटा को लेके एक मेरी ओपिनियन में एक तासुर दे रहे हैं और एक नैरेटिव के लिए आलाकार बन रहे हैं। देखिए खलील, मेरी बात सुने, मैंने शाहजेब का नाम नहीं लिया था। मैंने ये कहा कि कुछ सवाल बार बार मीडिया में उठाए जा रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसी थीम्स हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा। मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भाई ने शाहजेब का नाम ले लिया। ये बताइएगा कि ये शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम की ही ज़्यादा बात हो रही है, उसमें भी ये सब नहीं जी, हमने बात नहीं की है। अच्छा, नहीं एक तीसरा भी सवाल आपने पूछा। देखिए, मैंने पहली बात तो ये कि मैंने नाम नहीं लिया। आप जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, आप उन्हें पूछें कि वो क्या नैरेटिव लेके चल रहे हैं और किसके कहने पे चल रहे हैं और किस तरह चल रहे हैं और कहाँ बैठ के वो नैरेटिव बनाया गया है। मैंने तो उनका नाम नहीं लिया। हमारे हवाले से नदीम बाबर साहब बार बार सवाल उठाएं, हमारा कोई नुकसान नहीं है, मगर दस्तावेजात के साथ 122 अरब रुपए के नुकसान का वजीर आजम को और अवाम को जवाब दें, क्योंकि उनके गलत फैसलों का खमियाजा पैसों की सूरत में अवाम अदा कर रहे हैं और सियासी कीमत वजीर आजम अदा करेंगे। वो तो मामले खुसूसी हैं, चले जाएंगे, मगर वजीर आजम सियासत करते रहेंगे और हम जैसे सहाफ़ी सवाल उठाते रहेंगे। बहरहाल उन्होंने जो आज जवाब दिए वो अवाम के सामने रखते हैं। उन्होंने दस्तावेजात तो सामने नहीं रखी, सिर्फ लफ्जी दावे किए, मगर हम दस्तावेजात से साबित करते हैं। हमने सवाल उठाया कि गर्मियों में एलएनजी की कीमतें पाकिस्तान की लोकल कीमतों से भी नीचे चली गई थी, 2 से $2.5 तक गिर गई थी, तो हुकूमत फ़ायदा उठा सकती थी। पाकिस्तान फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम के साथ $4 से $4.5 की एलएनजी खरीद लेता जो सर्दियों में डिलीवर कर दी जाती, मगर ऐसा नहीं किया गया। 35 अरब रुपए से 40 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ इस मद में किया गया। नदीम बाबर साहब ने इसका क्या जवाब दिया, देखिए। एक सवाल बहुत कॉमनली उठाया जाता है कि जी गर्मियों में जब इतनी सस्ती थी एलएनजी तो आपने ढेर सारी क्यों नहीं खरीद लिया। पर ये एक बड़ा कॉमन थीम है, तो इस पर एक बड़ा सिंपल जवाब है कि अगर हम ये समझते हैं कि गर्मियों में जब कीमत 10% ऑफ ब्रेंट चल रही थी तो हमें दिसंबर की भी ख़रीद लेनी चाहिए थी और वो हमें 10% ऑफ ब्रेंट में मिल जाती, तो या तो हम समझते हैं कि बेचने वाले अहमक हैं कि उनको ये मालूम नहीं कि सर्दियों में कीमत बढ़ जाती है, या हम इतने नासमझ हैं। हमारे एंकर साहिबान और ख़ास तौर पे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो इस चीज़ को जानते बूझते इग्नोर कर रहे हैं। अब वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि जी एलएनजी को गाजर मूली है, मैं कल जाके बाज़ार से ले आऊँ, परसों मैं किसी को बेच दूँगा। और उमर अयूब साहब से जब हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने क्या कहा था, ये भी देख लीजिए। मसला ये, जब आपको पता था कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, 8 आपके जो कार्गो हैं वो तो आते ही हैं, गनवर, ENI और कतर के साथ जो आपकी डील हो गई है, मगर गुज़िश्ता हुकूमत की, मगर जो बाकी के 4 हैं उसके लिए जुलाई में आपको तकरीबन $4.20 पर MMBTU के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जो आप अगस्त में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए ऑर्डर कर सकते थे। मैं ग्राफ में भी आवाम को दिखा दूं कि ये अवेलेबल थी। आप लोगों ने वक्त पे नहीं ऑर्डर किए। आपने अगस्त की अगस्त में, सितंबर की सितंबर में, नवंबर और दिसंबर की अब जाके आपने जब ऑर्डर किए तो आपको 16 और 7% पर जाके मिल रहे हैं, $7-8 पर जाकर मिल रहे हैं, जिससे एक्सचेकर का जो नुकसान हो रहा है वो तकरीबन $200 मिलियन का हो रहा है। 35 से 36 अरब रुपए का नुकसान है। नहीं शाहजेब साहब, नहीं, ये एक्यूरेट स्टेटमेंट, माजरत के साथ ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गर्मियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो एलएनजी की कीमत होती है वो गिरती है। स्पॉट कार्गो का मतलब ही स्पॉट होता है, आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्दियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में एलएनजी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि हीटिंग के लिए पूरी दुनिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
हेमिस्फेयर में, शुमाली हेमिस्फेयर में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी कीमत चढ़ती है। एक स्पॉट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जी आपने इस पे उमर अयूब साहब, मैं फ्यूचर के बता रहा हूं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने जुलाई में ऑर्डर किया है अगस्त के लिए, आप 1 महीने और 2 महीने बाद के लिए ऑर्डर करते रहे हैं, उस तरीके से जुलाई और अगस्त में आपको आगे के कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त अगर आप ऑर्डर कर लेते, क्योंकि आपको डिमांड पता थी तो सस्ते मिल रहे थे, $200 मिलियन बच जाते। नहीं, ये बात नहीं है, उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लेते हैं, तकरीबन डिले के साथ हमारा वो कार्गो आता होता है। और दोनों ने दावा किया। हकाइक आपके सामने रखने से पहले आपको बता दें कि आज हमने इनकी वजारत को ये सवाल भेजा था कि दावा किया गया है कि सर्दियों के लिए पहले एलएनजी नहीं मंगवाई जा सकती थी, मगर हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि 2019 में 5 से 6 माह पहले टेंडर्स किए गए, तो फिर क्या वजह है कि 2020 में सर्दियों में गैस की कमी का पहले से पता होने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया, जिसे पाकिस्तान को आखिर वक्त में महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी। तो जवाब दिया गया कि आपके सारे सवालों के जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम बाबर साहब खुद देंगे, ये जवाब दे दिया गया हमें। मगर आपको हम 2019 ही की एलएनजी की खरीदारी दिखाते हैं जो पाकिस्तान ने की। गुज़िश्ता बरस 2 जनवरी को पाकिस्तान एलएनजी की तरफ से अप्रैल के महीने के आखिर तक 5 एलएनजी कार्गो के टेंडर का इश्तिहार छापा गया, यानी पहले ही एलएनजी टर्मिनल्स को डिमांड दे दी गई और 4 महीने पहले इश्तिहार छप गया और बिड्स भी मांग ली गई। फरवरी 2019 में भी 4 महीने बाद यानी जून तक के टेंडर्स किए गए। फिर मई 2019 में सितंबर 2019 तक के कार्गो टेंडर्स का इश्तिहार छापकर बिड्स तलब की गई, यानी 5 माह बाद तक की डिमांड देखते हुए मार्केट में टेंडर्स जारी किए गए। मगर इस साल अगस्त में कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी और हुकूमत को पता था कि सर्दियों में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और बकौल हुकूमत उन्हें यह भी पता था कि सर्दियों में कीमतें भी बढ़ जाएंगी। मगर ना वक्त पर टेंडर करके सस्ती गैस सर्दियों के लिए बुक की गई, ना ही कोई तैयारी की गई, ना कोई टेंडर किए गए, बल्कि आवाम को बताया जा रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2019 में हुकूमत खुद से 4 महीने बाद के ऑर्डर्स करना शुरू हो गई थी, बल्कि 2018 में हुकूमत में आने के बाद गलतियां हुई, मुल्क में गैस का क्राइसिस पैदा हुआ और हुकूमत ने दावा किया कि आइंदा ये गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। मगर फिर 2020 में गलतियां दोहराई गई और कौम के अरबों रुपए का नुकसान किया गया। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वजीर बिजली उमर अयूब बने, वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर बने, और फिर वही हुआ कि एलएनजी वक्त पर ऑर्डर करना भूल गए। सर्दियां आ रही थी मगर भूल गए, वक्त पर मीटिंग ही नहीं की गई, और यहाँ तक कह दिया गया कि गनवर से जो एक एलएनजी का शिप दिसंबर में आ रहा था उसे भी मना कर दिया गया। ये 2018 में हुआ कि पाकिस्तान को गैस की कमी का अलग और उस कार्गो पर जुर्माने का अलग खतरा पैदा हो गया। $2 करोड़ का जुर्माना हो सकता था। फिर गनवर से इस कार्गो को जून 2019 में शिफ्ट कर दिया गया। पहले कहा गया कि दिसंबर 2018 के लिए एलएनजी कार्गो खरीदे जाएं, फिर कहा गया कि एक एलएनजी कार्गो नहीं चाहिए क्योंकि पावर सेक्टर की तरफ से डिमांड नहीं आई है। फिर गनवर के कार्गो को मना कर दिया गया और उस एक एलएनजी कार्गो को जून 2019 के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया। फिर वफाकी काबीना ने फैसला किया कि सर्दी है, गैस की शदीद कमी है, एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस देनी है, और फिर दोबारा गनवर से कहा गया कि जो कार्गो आपने दिसंबर में देना था, जिसे हमने जून 2019 में देने का कह दिया था, वो वापस हमें दिसंबर ही में चाहिए। फिर दिसंबर में ही फौरी तौर पर जनवरी और फरवरी के टेंडर्स करने का भी फैसला किया गया। मुल्क में गैस का बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान दिसंबर 2018 में वापस फर्नेस ऑयल पर महंगी बिजली पैदा करने लगा। हालांकि पाकिस्तान एलएनजी की इंतजामिया, जो कि एलएनजी प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदार है, वो बार बार वजारत पेट्रोलियम को खत लिखकर ये कहती रही कि पहले और जल्दी एलएनजी की डिमांड बताई जाए, मगर बजाय इसके कि उसे मजीद पहले बता दिया जाता, बिल्कुल आखिर वक्त तक इंतजार किया गया और महंगी एलएनजी खरीदी गई और साथ ही गैस का क्राइसिस पैदा किया गया। नवंबर 2018 में वजारत पेट्रोलियम को पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड की तरफ से खत लिखा गया, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। उस खत में कहा गया कि सुई नॉर्थ ने 25 अक्टूबर को अपनी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की एलएनजी की जरूरत का बताया है और प्रोक्योरमेंट के लिए दरकार वक्त का ख्याल नहीं रखा गया है। सर्दियों में सूरत हाल और मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने सुई साउथ और सुई नॉर्थ और वजारत बिजली से बार बार दरख्वास्त की है कि वक्त पर एलएनजी की डिमांड का बता दिया करें, क्योंकि बेहतर कीमतों पर एलएनजी हासिल करने के लिए 3 से 4 माह दरकार होते हैं और इस सब के लिए पेपरा रूल्स और एलएनजी मार्केट के डायनामिक्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अब आप इतनी आखिरी स्टेज पर जब एलएनजी की प्रोक्योरमेंट का कहेंगे तो सर्दियों में एलएनजी की ज्यादा डिमांड की वजह से बिड्स का आना मुश्किल होगा और कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। ये मुलाहिजा हो कि इस खत में कहा गया कि अगर आप आखिर में बताएंगे तो कीमतें ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए पहले बता दिया करें। यह पाकिस्तान एलएनजी ने 2018 में लिखा। खत में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 1 नवंबर 2018 को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि सुई नॉर्थ और वजारत बिजली की तरफ से सही वक्त पर एलएनजी की डिमांड नहीं बताई जाती।
हम ये भी वाजे करना चाहते हैं कि इस सब की वजह से एलएनजी की सप्लाई में कमी या एलएनजी टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। साथ में ये भी लिख दिया गया कि इतने कम टाइम में हम दिसंबर 2018 के लिए एलएनजी का इंतजाम नहीं कर सकते क्योंकि पेपरा के रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते, मगर जनवरी और फरवरी के लिए टेंडर किए जाएंगे। और फिर सबने देखा कि दिसंबर 2018 में कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। फिर 10 दिसंबर 2018 को पाकिस्तान एलएनजी की तरफ से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को खत लिखा गया कि जनवरी के लिए 14.4%, फरवरी के लिए 15.7% और 14.7% पर बिड्स मौसूल हुई हैं। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि ये बिड्स कतर की तवील मुद्दती मुआहदे से ज़्यादा हैं, जिसका रेट 13.3% है। इसलिए हम वजारत पेट्रोलियम से दरख्वास्त करेंगे कि जनवरी और फरवरी की इन तारीखों में कतर से इसी रेट पर मजीद कार्गो की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि इससे मुल्क के $1 करोड़ से $1 करोड़ 20 लाख तक बच जाएंगे। अगर वक्त पर यह फैसला नहीं किया गया तो पाकिस्तान एलएनजी को इन बिड्स के तहत कार्गो मंगवाने पड़ेंगे, जिससे मुल्क को $1 करोड़ 20 लाख तक का नुकसान होगा। यानी हुकूमत के वक्त पर फैसला ना करने की वजह से उस वक्त भी कतर की तरफ ही देखा जा रहा था और हुकूमत को बार बार बताया जा रहा था कि एलएनजी की डिमांड पहले बता दिया करें, ताकि सस्ती एलएनजी खरीद कर पाकिस्तान के अरबों रुपए का नुकसान बचाया जा सके। और फिर खतर से दरख्वास्त की जा रही थी कि गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदे के तहत 13.3% पर एलएनजी मुहैया कर दे, क्योंकि मार्केट में एलएनजी उस वक्त महंगी मिल रही थी। और आज भी यही सूरत हाल है कि हुकूमत कतर से गुज़िश्ता हुकूमत के 13.3% पर एलएनजी मांग रही है, क्योंकि मार्केट में 17% तक मिल रही है। गर्मियों में सस्ती मिल रही थी, वक्त पर ऑर्डर नहीं की गई। हालांकि कतर से इसी रेट पर डील करने पर गुज़िश्ता हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, मगर दिसंबर 2018 और अब 2020 में उसी रेट पर एलएनजी हुकूमत चाहती है कि मिल जाए। नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब का दावा है कि एलएनजी उस वक्त ही खरीदी जा सकती है, पहले नहीं खरीदी जा सकती। हालांकि हमने आपको दिखाया कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में अप्रैल के लिए डिमांड बता दी गई, लेकिन उस पर भी 22 जनवरी 2019 को पाकिस्तान एलएनजी ने सुई नॉर्थ को फिर खत लिखा और साथ ही पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी वो खत भेजा और खत में लिखा कि हम पहले भी बार बार कह चुके हैं और दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले महीनों के लिए जल्द डिमांड बताई जाए, ताकि पाकिस्तान एलएनजी सप्लाईज उठा सके। हम दोबारा बताना चाहते हैं कि 90 से 120 दिन के अंदर एलएनजी दरामद के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पूरा करने के लिए दरकार होते हैं और मई जून के लिए मजीद कार्गो लाने के लिए वक्त बहुत कम है। ये जनवरी में जून की डिमांड के लिए पाकिस्तान एलएनजी ने लिखा, मगर नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि एलएनजी कोई गाजर मूली नहीं है। इसके अलावा 28 जनवरी 2019 को सुई नॉर्थ में पाकिस्तान एलएनजी को खत लिखकर जून 2019 की यानी 6 महीने बाद की एलएनजी डिमांड बताई और मई के महीने की टोटल 600 MMCFD और जून के लिए 558 MMCFD की डिमांड का बताया और इजाफी ज़रूरत के लिए एलएनजी प्रोक्योर करने के लिए दरख्वास्त की। यानी जनवरी में 6 महीने बाद जून के लिए गैस खरीदने के लिए 2019 में खत लिखा गया और फिर 13 फरवरी 2019 में सुई नॉर्थ ने पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को जुलाई से अक्टूबर 2019 तक की एलएनजी डिमांड का बता दिया था कि अक्टूबर के लिए 196 MMCFD की डिमांड पहले ही कंफर्म कर दी गई है। अब मजीद 200 MMCFD की डिमांड बताई जा रही है, इसलिए पाकिस्तान एलएनजी प्रोक्योरमेंट का आगाज कर दे। यानी अक्टूबर 2019 के लिए 9 महीने पहले फरवरी 2019 में प्रोक्योरमेंट का कह दिया गया था, मगर नदीम बाबर साहब कौम को और वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि एलएनजी कोई गाजर मूली नहीं है। 2020 में हुकूमत ने 2018 वाली गलतियां फिर दोहराई हैं। आखिरी वक्त में महंगे रेट्स पर एलएनजी खरीदी है, 35 अरब रुपए से जायद का मुल्क का नुकसान हुआ है। अगस्त में अगस्त के लिए महंगी एलएनजी खरीदी, जुलाई में अगस्त के लिए 5.7% पर मिली, मगर अगस्त में अगस्त के लिए 9.3% पर मिली, यानी $50 लाख या 80 करोड़ रुपए एक कार्गो पर नुकसान किया गया। फिर अगस्त में सितंबर के लिए 6.9% पर मिल रही थी, मगर सितंबर के लिए 10.8% पर खरीदी, यानी 2 महीनों में 1.5 अरब रुपए की महंगी एलएनजी। और फिर जुलाई में इंतहाई सस्ते रेट पर एलएनजी दस्तयाब थी। सर्दियों के लिए टेंडर्स किए जा सकते थे, मगर ये पता होने के बावजूद कि सर्दियों में गैस की शदीद कमी होगी, बिल्कुल आखिरी वक्त में टेंडर्स किए गए और $7 फी MMBTU गैस तक खरीदी जा रही है, बजाय इसके कि $4.5 तक ले ली जाती। 35 से 40 अरब रुपए का इजाफी नुकसान, और वो भी पहली दफ़ा गलती की वजह से नहीं, बल्कि जो गलतियां 2018 में की और ये वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, मगर फिर वही गलती दोहराई गई। 2018 से अब तक 122 अरब रुपए का नुकसान कर दिया गया और अब ये बात मानी नहीं जा रही है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि 6.5 रुपए फी यूनिट की एलएनजी से बिजली बन सकती है, टर्मिनल पर कैपेसिटी मौजूद है, मगर क्यों 12.5 रुपए से ऊपर फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा रही है? इसका भी आज नदीम बाबर साहब ने जवाब दिया, मगर क्या इस सवाल का वो सही जवाब दे पाए? जरा देखिए। 2 साल पहले बिजली की टोटल जनरेशन का 21% RFO पे था। इस साल 11 महीने हो गए हैं, टोटल जनरेशन का 3.9% फर्नेस ऑयल पे।
अब ये पूछना तो आपका हक है कि जी ये 3.9% क्यों है, आया ये किसी और तरीके से हो सकता था, लेकिन ये भूल जाना कि 21% से इसको 3.9% पे लाया गया है, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मगर इस जवाब में ही ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। पाकिस्तान बिजली का बड़ा हिस्सा फर्नेस ऑयल से पैदा करता था। गुज़िश्ता हुकूमत ने एलएनजी पावर प्लांट्स लगाए, फिर एलएनजी टर्मिनल्स लगाए। 2018 की गर्मियों में एलएनजी प्लांट्स ऑपरेशनल और ज़्यादा हुए, एलएनजी टर्मिनल ऑनलाइन आया। आहिस्ता आहिस्ता फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली की जगह एलएनजी से सस्ती बिजली पैदा होने लगी। और देखिए कि इस हुकूमत के आने के 3 माह बाद यानी नवंबर 2018 के महीने में पाकिस्तान ने सिर्फ 6 मेगावाट यानी ना होने के बराबर बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की। ये नवंबर 2018 की बात है, इस हुकूमत के आने के बाद, यानी पाकिस्तान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा नहीं कर रहा था। मगर एक महीने के बाद दिसंबर 2018 में देखिए कि 931 मेगावाट महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की गई। नवंबर 2018 में 1300 मेगावाट बिजली एलएनजी से पैदा की गई, मगर एक महीने बाद ही कम करके 961 मेगावाट बिजली एलएनजी से पैदा की गई। और सिर्फ दिसंबर 2018 के एक महीने में मुल्क का 10 अरब रुपए का नुकसान किया गया। और फिर वजीर आज़म ने ऐलान किया कि आइंदा कोयले और एलएनजी से सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा दी। साथ ही गैस क्राइसिस की इंक्वायरी का ऐलान किया गया। जिम्मेदारी सुई साउथ और सुई नॉर्थ के एमडीज पर डालकर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। मगर फिर गलती बार बार दोहराई गई और हम नहीं, नेपरा बार बार हुकूमत से पूछता रहा है कि क्यों सस्ती बिजली पैदा करने के जराए मौजूद हैं मगर महंगी बिजली पैदा की जा रही है। वजीर आज़म ये पूछें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस साल के 9 माह में भी एलएनजी की बिजली 21% कम पैदा की गई है। नदीम बाबर साहब खुद मिसालें दे रहे हैं, हालांकि खुद इस हुकूमत में आने के बाद नवंबर 2018 में फर्नेस ऑयल से कोई बिजली नहीं पैदा की गई। इस साल के 9 माह में एलएनजी से बिजली पैदा करने में 21% की कमी आई, यानी एलएनजी से बिजली तैयार करने की कैपेसिटी मौजूद है, एलएनजी टर्मिनल पर एलएनजी की कैपेसिटी मौजूद है, मगर फिर भी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। वज़ीर आज़म नदीम बाबर से पूछें कि महंगी बिजली क्यों पैदा की गई। हमने कल के प्रोग्राम में सवाल उठाया कि जून और जुलाई में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने वक्त पर ना फर्नेस ऑयल मंगवाकर और ना ही टर्मिनल पर एलएनजी की कैपेसिटी होने के बावजूद एलएनजी मंगवाई और अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, देखिए। वो तेल अमूमन पीएसओ से लेते हैं या और लोगों से भी लेते रहे हैं। पीएसओ कभी इंपोर्ट करता है, कभी लोकल रिफाइनरी से लेता है। सो ओगरा के 2016 के रूल्स में सेक्शन 35G के मुताबिक जब तक तमाम लोकल फ्यूल बिक ना जाए आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो रिफाइनरीज़ के पास जितना तेल था वो प्रोवाइड किया गया और उसके ऊपर जितना चाहिए था वो पीएसओ को कहा गया, उन्होंने इंपोर्ट किया। इसको सेंसेशनलाइज करना, 2 चिट्ठियाँ दिखा देना, मैं भी 10 चिट्ठियाँ दिखा देता हूँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बेहतर होता कि नदीम बाबर साहब 10 चिट्ठियाँ दिखा देते। हम तो साफ़ी हैं, वो खुद उनके पास वजारत मौजूद है, वो खुद मामले खुसूसी हैं, तो उनके पास तो चिट्ठियाँ ज़्यादा मौजूद होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने चिट्ठियाँ नहीं दिखाई। मगर हमने आपको दस्तावेज़ात के साथ साबित किया था कि मई और जून में बार बार वजारत पेट्रोलियम को बताया गया, मगर वजारत पेट्रोलियम ने बहरान से बचने के लिए कुछ नहीं किया। बाद में 15 दिन के अंदर जुलाई में फर्नेस ऑयल आ गया, के इलेक्ट्रिक को मिल गया, सस्ती एलएनजी नहीं ली गई। हमने सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने जनवरी 2019 में पूरे मुल्क में फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा दी और वजीर आज़म ने अहकाम दिए कि अब मुल्क में एलएनजी और कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर के इलेक्ट्रिक को भी मुल्क की रिफाइनरी से ही फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करने का कहा गया। तो के इलेक्ट्रिक खुद कैसे बाहर से फर्नेस ऑयल मंगवा लेता? फिर कोरोना आया, डिमांड नीचे गई, रिफाइनरीज के पास मतलूबा फर्नेस ऑयल नहीं था और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस सूरत हाल पर नज़र रखती। मुल्क में पेट्रोल की कमी और फर्नेस ऑयल की कमी पर नज़र रखने की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पर थी। एलएनजी बहुत सस्ती मिल रही थी, एलएनजी मंगवा लेती, क्योंकि जून में दूसरा एलएनजी टर्मिनल सिर्फ 269 MMCFD यानी 45% कैपेसिटी पर चल रहा था, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया और कह दिया कि पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों ने तेल छुपा लिया और के इलेक्ट्रिक ने वक्त पर नहीं बताया। अब आपके सामने मजीद हक़ाइक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ भी हक़ाइक़ हुकूमती दावों के बरक्स हैं। के इलेक्ट्रिक ने जून की 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल की डिमांड अप्रैल में बता दी थी, फिर जून में डिमांड 1,20,000 टन से बढ़ाकर 1,30,000 टन कर दी थी, मगर पीएसओ ने सिर्फ 69,000 टन फर्नेस ऑयल फराहम किया, क्योंकि मुल्क में रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल ही नहीं था। हालांकि गुज़िश्ता बरस जून के महीने में पीएसओ ने के इलेक्ट्रिक को 1,13,000 टन फर्नेस ऑयल फराहम किया था। फिर पीएसओ ने
2 जून को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को के इलेक्ट्रिक की जून और जुलाई और अगस्त की डिमांड का बताया, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मिनिस्ट्री को इस खत में 19 मई के खत का हवाला दिया कि आपकी वजारत ने 19 मई को रिफाइनरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फर्नेस ऑयल देने का कहा था, मगर आज तक इस हवाले से ना कोई कंफर्मेशन आई है और ना ही एलोकेशन बढ़ाई गई है खत के मुताबिक। इसलिए हम आपसे एक बार फिर दरख्वास्त कर रहे हैं कि रिफाइनरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फर्नेस ऑयल देने के अहकाम जारी करें, वरना हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम फौरी तौर पर फर्नेस ऑयल दरामद करें ताकि फर्नेस ऑयल की डिमांड पूरी कर सके, खास तौर पर के इलेक्ट्रिक की डिमांड, ताकि कराची में लोड शेडिंग के क्राइसिस से बचा जा सके, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पास इस मौके पर सूरत हाल से निपटने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 जून को पीएसओ ने वजारत पेट्रोलियम को दोबारा खत लिखकर बताया कि के इलेक्ट्रिक ने अपनी डिमांड 1,20,000 टन कर दी है। हमारे पास पूरे महीने में के इलेक्ट्रिक को देने के लिए सिर्फ 53,000 टन फर्नेस ऑयल है। यह खत भी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम पहले और आगे पीएसओ ने लिखा कि हम पहले ही आपकी वजारत से फर्नेस ऑयल की दरामद की इजाज़त की दरख्वास्त कर चुके हैं, क्योंकि फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी है, इसलिए आपकी इजाज़त के बगैर दरामद नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में के इलेक्ट्रिक को LNG के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए ताकि मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सके। हमने के इलेक्ट्रिक की तरफ से इस हवाले से कंफर्मेशन के लिए हम देख रहे हैं ताकि फौरी इंतजाम किए जा सके। ये पीएसओ ने वजारत पेट्रोलियम को लिखा और हमारे प्रोग्राम में यही मुतालबा के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस ने उस वक्त किया। हमें 200 MMCFD जो SSG देता है, अगर वो दी जाए तो उसके साथ हमें 4,500 टन पर डे तेल दिया जाना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें तकरीबन पूरे महीने का 1,30,000 टन तकरीबन फर्नेस ऑयल बनता है, जो हमें मिलना चाहिए। पीएसओ ने हमें ये बताया था कि अभी तेल आपको जो है ना हम नहीं दे पाएंगे, कुछ या कम क्वांटिटी होगी और आप RLNG के ऊपर रिलाई करें। तो हमने उस वक्त फिर इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट को बता भी दिया था कि ये रिक्वायरमेंट है। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि ख्याल ये था कि क्योंकि RLNG हमको मिल जाएगी तो इसलिए कोई जनरेशन का शॉर्टफॉल नहीं आएगा। नहीं, पीएसओ ने आपको क्या कह के बताया कि वो नहीं दे पाएंगे आपको आपकी डिमांड के मुताबिक फर्नेस ऑयल? क्या क्या कह के बताया? उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के पास इन्वेंट्री नहीं है, हमने सारी इन्वेंट्री डाइवर्ट करने के लिए कह दिया, क्योंकि उनको एक ये एश्योरेंस थी कि RLNG दस्तयाब है और वो मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल होगा तो RLNG से पूरा हो जाएगा। यानी के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ को अप्रैल में जून की डिमांड का बता दिया था, पीएसओ ने रिफाइनरीज को बता दिया था, मई में पीएसओ ने वजारत पेट्रोलियम को भी बता दिया था, फिर जून में के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ को वापस बता दिया था और पीएसओ ने वापस वजारत पेट्रोलियम को याद दिला दिया था और फर्नेस ऑयल ना होने की सूरत में मुतवक्के बहरान का भी बता दिया था, मगर कुछ नहीं किया गया। इन दस्तावेजी सबूत का कोई जवाब उन्होंने दस्तावेजात के साथ आज नहीं दिया, महज लफ्जी दावे कर दिए। हालांकि हमारे पास मौजूद दस्तावेजात एक अलग कहानी बता रही हैं। नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब ने अगस्त और सितंबर में अचानक महंगी LNG खरीदने की जिम्मेदारी भी के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक डिमांड आने पर डाल दी थी। हमने कल के प्रोग्राम में आपको दस्तावेजी सबूत के साथ बता दिया था कि इलेक्ट्रिक ने अगस्त और सितंबर में कोई अचानक डिमांड ही नहीं दी, मगर उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गलत बयानी के हवाले से कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई बात ही नहीं की। देखिए हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक को 2018 से 190 MMCFD गैस मिलने लगी, मगर नदीम बाबर और उमर अयूब साहब ने दावा किया कि अगस्त और सितंबर में अचानक के इलेक्ट्रिक की तरफ से डिमांड आने की वजह से LNG आखिरी वक्त में ऑर्डर की गई, जिसकी वजह से महंगी पड़ी। हम आपके सामने मजीद हक़ाइक़ रखते हैं। हुकूमत ने जून में के इलेक्ट्रिक को 198 MMCFD LNG दी, जुलाई में 121 MMCFD LNG दी, मगर अगस्त में उससे कम यानी सिर्फ 73 MMCFD LNG दी और सितंबर में मजीद कम यानी 66 MMCFD LNG दी। यानी अगस्त और सितंबर में के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक ज्यादा डिमांड नहीं आई थी, बल्कि हुकूमत ने उल्टा जून और जुलाई के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को कम LNG फराहम की थी। और इन 2 महीने में LNG ना सिर्फ जून और जुलाई से कम दी गई, बल्कि उतनी ही दी गई जितनी गुज़िश्ता बरस अगस्त और सितंबर के महीने में दी गई थी। यानी कुछ अचानक नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से हुकूमत ये दावा करे कि बिल्कुल आखिर में जाके के इलेक्ट्रिक की डिमांड का पता चला, इसलिए महंगी LNG खरीदी गई। वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि क्यों देर से LNG ऑर्डर करके 1.5 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया गया। जब LNG की कीमतें कोरोना के बाद दुनिया भर में गिरी तो मौका था कि सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचाया जाता, मगर हुकूमत ने ना पूरी तरह फ़ायदा उठाया ताकि कौम का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच सके, बल्कि सारी तवज्जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर मरकूज़ रखी गई। पाकिस्तान के महाना 8 LNG कार्गोज़ के कतर, ENI और गनवर्ड से तवील मुद्दती मुआहदे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 4 कार्गो स्पॉट कीमतों पर मंगवा सकता है। तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से पाकिस्तान 2016, 2017 और 2018 में सस्ती गैस खरीदता रहा, क्योंकि स्पॉट की कीमतें
इन तवील मुद्दती मुआहदों से ज़्यादा रहीं, मगर 2019 में जैसे ही स्पॉट कीमतें तवील मुद्दती मुआहदों से नीचे गई तो हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने 13 फरवरी 2020 को ट्वीट किया कि साल 2019 में हमारी हुकूमत ने नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में 25% कम रेट पर LNG खरीदी है। तवील मुद्दती मुआहदों के तहत $8.6 पर गैस मिल रही थी, जबकि हमने उससे 25% सस्ते में खरीदी, मगर हमारी 75% कैपेसिटी नून लीग के महंगे सौदों में बंधी हुई है। इन तवील मुद्दती सौदों की वजह से नुकसान की जिम्मेदारी नून लीग पर है। जब स्पॉट कीमतें नीचे थी तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना किया गया, और फिर जैसे ही स्पॉट कीमतें ऊपर गईं और ये तनकीद हुई कि अब तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में बहुत महंगी LNG खरीदी जा रही है, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट किया कि LNG और स्पॉट प्राइस का मवाजना तवील मुद्दती मुआहदों से नहीं किया जा सकता। तवील मुद्दती मुआहदों में LNG की कीमत खाम तेल ब्रेंट इंडेक्स के साथ मुंसलिक है। मतलब अगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो LNG के नर्ख ज़्यादा होंगे, जबकि स्पॉट प्राइस 3 माह की खाम तेल की कीमतों की औसत पर मुनहसर होती है। यानी कि जब स्पॉट कीमतें नीचे थीं तो नून लीग के मुआहदों से मवाजना करने लगे, जब स्पॉट कीमतें ऊपर चली गईं तो स्पॉट कीमतों और मुआहदों में फ़र्क बताने लगे। आज एक और अहम बात नदीम बाबर साहब ने की। ये 35 कार्गो जो सितंबर 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस महीने के आखिर तक 35 कार्गो जो हम स्पॉट पे लाए, इनकी औसत कॉस्ट जो है वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। 10.4%। अब आप इसको खुद कंपेयर कर लें कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हम ख़रीद रहे हैं, कतर का कॉन्ट्रैक्ट का 13.37%, आप उसे कंपेयर कर लें। ये फैक्ट्स हैं। तो मैं अगर अगले महीने के भी शामिल कर लूँ तो नंबर 11.3% आ जाता है। मैं फिर भी 20% सस्ता हूँ उन कॉन्ट्रैक्ट से। एक दफ़ा फिर नदीम बाबर साहब ने वज़ीर आज़म को और कौम को पूरी मालूमात नहीं बताई। पहला सवाल यह है कि अगर LNG की कीमतें इतनी गिर गई थी कि पाकिस्तान की लोकल कुदरती गैस से भी सस्ती पड़ रही थी, कोई सब्सिडी भी ना देनी पड़ती, कि इलेक्ट्रिक LNG मांग रही थी, LNG पावर प्लांट 21% कम कैपेसिटी पर चल रहे थे, तो क्यों 27 महीने में महज 35 कार्गो मंगवाए गए, यानी दूसरे टर्मिनल को 50% कैपेसिटी से भी कम पर क्यों चलाया गया? अरबों रुपए के टर्मिनल चार्जेस अलग अदा किए गए, सस्ती LNG खरीदने का मौका अलग ज़ाया किया गया, ये अरबों रुपए बचाए जा सकते थे। LNG बहुत सस्ती थी, सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, यानी कानूनी तौर पर LNG पेट्रोल हो या गैस फ़र्क ना पड़ता, इसलिए मुख्तलिफ सेक्टर्स भी लेने को तैयार होते। दूसरी बात उन्होंने फिर नामुकम्मल बताई। उन्होंने बताया कि 11.4% पर स्पॉट पर जो LNG आई है वो नून लीग के कतर मुआहदे से 20% कम है, जो 13.3% पर किया गया। मगर कतर से मुआहदा 2015 में हुआ, जो खित्ते में सबसे सस्ता मुआहदा था, और पाकिस्तान के बाद भारत और बांग्लादेश ने कतर ही से महंगा मुआहदा किया। नून लीग ने आखिरी मुआहदा गनवर से 2017 में 11.6% पर किया। तो बजाय इसके कि आखिरी हुकूमती मुआहदे से मवाजना करते, नून लीग हुकूमत के पहले मुआहदे से मवाजना किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से 11.3% की खरीदारी 11.6% के करीब तर है। मगर उसमें भी एक और दिलचस्प बात है, और वो ये कि आज हुकूमत कह रही है कि तवील मुद्दती सौदे नहीं करने चाहिए थे, मगर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2019 में कतर से 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की खरीदारी का एक और मुआहदा करने जा रही थी, जो 10 साल के लिए 11.5% पर होता, यानी नून लीग के आखिरी मुआहदे के तकरीबन बराबर। खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस वक्त कतर से 11.5% पर मुआहदा करने जा रही थी, जब मार्केट में स्पॉट की कीमत कम यानी 10% पर थी। जबकि नून लीग ने जो कतर से 13.3% का मुआहदा किया तो स्पॉट की कीमतें 14% से ऊपर थीं। और पाकिस्तान के इस मुआहदे के बाद भारत और बांग्लादेश ने कतर से तवील मुद्दती मुआहदे किए जो पाकिस्तान से महंगे थे। नदीम बाबर साहब ने यह मुआहदा ना होने की जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी थी। कतर क्यों नाराज हुआ? नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है। वो नाराज़ इसलिए हुए कि जी ये सारे हम आप भाई बंद जो हमारे मीडिया वाले ने सारी ये चीज़ें अखबारों में छाप दी। 11.25% उस वक्त दुनिया में सबसे लोएस्ट प्राइस थी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। वैसे मादरत के साथ आप मीडिया पे डाल रहे हैं, पेपर्स में आ गया। वैसे आप मीडिया पर डाल रहे हैं, आप ऑपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने कहा हम आते ही कतर के साथ डील में करप्शन हुई है उसे पब्लिक करेंगे। हुकूमत में आए तो कहा कि इसका रेट कम कराएंगे और इसे पब्लिक करेंगे। फिर गुलाम सरवर खान साहब जो उस वक्त मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कतर के साथ हम रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी पासदारी करेंगे। फिर आप एक नई डील करने गए, उन्होंने आपको 11.5% का रेट दिया। उसके बाद आप इंटरनेशनल बिडर्स के पास चले गए, 4 आपको बिड्स आई, अच्छा रिस्पांस नहीं आया। 11.5% से कतर के मुकाबले में ज्यादा आपको रेट आए। कतर इस बात पे नाराज हुआ, उन्होंने उस बिड में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इस बात पे वो मीडिया पे ना डाला करें सर, सारी चीजें अपनी जिम्मेदारी माना करें। नहीं 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 नहीं, ये आप 3 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। देखें, पहली बात ये कि
कतर की नाराज़गी जो उन्होंने डायरेक्टली हमें कही कि जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मीडिया में क्यों छापा गया, नाराज़गी उनकी इस बात पे थी। सर, आपने मीडिया से बैठ के कहा कि 20% कम पर हमें मिल रही है, आपने मीडिया को खुद बताया वज़ीर आज़म की मौजूदगी में तो मीडिया ना छापे। मैंने नहीं, उससे पहले जो कैबिनेट में समरी डिस्कस हुई थी वो अगले दिन अखबार में छप चुकी थी। ये उसके बाद की बात है जब मैंने कहा 20% कम पे मिल रहा है। साहब ने माना कि कतर नाराज़ हुआ मगर इल्ज़ाम मीडिया पर डाल दिया, चाहे कैबिनेट की बात हो या उनके अपने बयान हो, क्यों लीक किए गए, क्यों बयानात दिए गए। और साथ ही उन्होंने दावा भी किया था कि कतर से जो हम मुआहदा करने जा रहे थे वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके माजी के मुआहदे हैं, यानी कि हमारी मर्जी होती कि हम किस वक्त LNG ख़रीदेंगे। हमने इस हवाले से तहकीकात की तो पता चला कि ऐसा नहीं है। 1-2 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा पाकिस्तान साल में इस मुआहदे के तहत पूरी LNG खरीदने का पाबंद होता। मौजूदा मुआहदों में भी LNG कार्गो पाकिस्तान की तरफ से आगे पीछे किए गए हैं, यानी 2019 में गुज़िश्ता हुकूमत के 2017 के किए गए रेट पर ही मुआहदा करने जा रही थी। हालांकि स्पॉट मार्केट उस तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में कम थी और 2019 में ये मुआहदा होता तो स्पॉट के मुकाबले में पाकिस्तान को महंगा पड़ता और जो बाद में कीमतें हुई उससे भी महंगा पड़ता। फिर ये मुआहदा नहीं हुआ और उमर यूसुफ साहब ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदों की वजह से हम सस्ती LNG नहीं खरीद सकते। अब स्पॉट LNG महंगी होने पर कह रहे हैं कि तवील मुद्दती मुआहदों का मवाजना स्पॉट कीमतों से नहीं करना चाहिए। हालांकि आज ही नदीम बाबर साहब ने फिर कतर की डील से मवाजना कर दिया। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। अब सब जिम्मेदारी लें इसकी, कौम मिल के, गवर्नमेंट और कौम मिल के इस ये जो दूसरे बड़ी तेज़ी से जो केसेस बढ़ रहे हैं, हम सब मिल के इसके सामने खड़े हों। हमने फैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे, जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। दिन में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनको हम बेरोज़गार नहीं कर सकते। मैं सबको कहूँगा SOPs के ऊपर सब ने चलना है और सबसे आसान SOP है कि अपने ये मास्क पहने। ये सबसे ज़्यादा एक आसान चीज़ भी है लेकिन इससे वो फैलती सबसे कम है। 50 से ऊपर अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में, 2 हफ्ते के अंदर 50 पे पहुंच गई हैं और अगर ये एहतियात ना की तो ये इसी तरह बढ़ती जाएंगी। हमने ये फैसला किया था कि इस वक्त जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, यानी नीचे नहीं जाती कर्व, तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म बार बार ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर एहतियात ना की तो सूरत हाल बिगड़ जाएगी, एहतियात कीजिए, SOPs पर अमल कीजिए। इसमें हम सबका फ़ायदा है कि वज़ीर आज़म की अपील सुने और साथ दें। अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए, कारोबार, रोज़गार और मईशत की बेहतरी के लिए मास्क पहने, इज्तिमा से दूर रहें। 59 इस वक्त तादाद हो गई है, तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब सरबरा इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछला जब कोविड आया आपके अस्पताल की तरफ से कराची में लीड किया गया, आपने देखा वो जो वेव आई थी, आपको लग रहा है राइजिंग ट्रेंड वैसा ही है? हुकूमत कह रही है 2 हफ्तों में जून का जो पीक था वैसी सूरत हाल होगी। आप इस वक्त अपने अस्पताल में क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल यही ट्रेंड लग रहा है और अगर हमने कुछ एहतियातें नहीं की और कुछ जो एक्शन लेने वो नहीं किए तो उससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि उस वक्त जो है ना हमारे पास हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कम थी, लेकिन ये है कि जुलाई अगस्त में रिवैम्प हो गए थे, वैम्पिंग हो गई थी और हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स और HDU बेड्स बढ़ गए थे। तो ये थोड़ी सी हमारे पास एक कंसोलेशन है, लेकिन बात ये है कि अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया और अगर हम लोगों ने एहतियात न की, हर शहरी ने अपना हिस्सा नहीं डाला, तो खुदा न खास्ता ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, एक अजीब सूरत हाल ये है कि हुकूमत 6 बजे दुकानें बंद करने का कह रही है, ताजिर कह रहे हैं कि जी आप 6 बजे बंद करेंगे तो रश बढ़ेगा, टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए। आपका पहली वेव से तजुर्बा क्या कहता है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी बंद करते हैं ना, उसके बाद से जो है ना लोग बाहर निकलना ख़त्म हो जाता है। और एक बिल्कुल जैसे कराची में जब हम शुरू में इस तरह किया था, सब लॉकडाउन हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट्स को जल्दी बंद किया था। देखिए, दुनिया में हर जगह 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है। हम लोगों का रवैये ही अच्छे नहीं है, हमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखिए जी, जब भी आप चाहे 10 बजे भी बंद करें ना, तो आप देखिएगा कि हम लोगों के रवैये होते हैं कि जब आखिरी वक्त होता है ना, हम उस वक्त बाजार जाते हैं, तो आखिर वक्त में हमेशा रश होता है। चाहे आप 10 बजे बंद करें, चाहे 12 बजे बंद करें, लोग आखिर में पहुंचते हैं। इसलिए सुबह 6 बजे खोलें, शाम 6 बजे तक बंद करें। लोगों को चाहिए कि अपने आप को गैर जरूरी, बिला जरूरत बाहर न निकलें खुदा के लिए।
अभी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल चीजें हैं बोल दें, और बस सुबह सुबह जाएं, जिसको चाहिए, जो एहतियात पसंद है, हम लोग जाते हैं सुबह सुबह अपना काम खत्म करके आ जाते हैं, उस वक्त कोई भी नहीं होता। अगर हम लोगों ने ये जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया तो ये बढ़ेगा जी। मतलब मस्बत केसेस आने की और फिर क्रिटिकल होने की जो आपने ट्रेंड देखा था पहली वेव में, वैसा ही है दूसरी लहर में भी? आपको कोई फर्क नजर आ रहा है इस दफा जो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं? इस पे एक सिर्फ फर्क आया है कि देखें, एक तो ये लोगों की लर्निंग हो गई है, तो जो माइल्ड केसेस है ना, जो माइल्ड केसेस भी पहले अस्पतालों में आते थे, वो माइल्ड केसेस अब नहीं आ रहे हैं, वो घरों पे रह रहे हैं। अब जो है ना ज्यादा सीरियस केसेस आ रहे हैं एचडीयूज में और आईसीयूज पे, लोड ज्यादा बढ़ा हुआ है। आइसोलेशन की लिए अब जरूरत नहीं है, लोग घरों पे, समझ में आ गई है बहुत सारे। अभी जैसे आप 7.2% पॉजिटिविटी है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पॉजिटिविटी है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया ये कोविड ही है। किसी एक को टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो बाकी लोग कहते हैं कोविड ही है, घर के अपने अंदर बंद कर लेते हैं अपने आप को, सिम्टम्स कम है, तो इसलिए मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी 12% पे होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी की, आपने राय सुनी। एहतियात कीजिए ताकि कोरोना ना फैले। एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अदालत में उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी एविएशन साहब ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट गलत दी, आप कह रहे हैं रिपोर्ट ठीक थी। सर दोनों तरफ सर किसकी बात माने सर? यार मुझे नहीं पता ना अदालत की प्रोसीडिंग सर दी है सर। जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो रिपोर्ट मनो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं स्टैंड करता हूँ कि जो उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है सर, कि अगर वो आज कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो जो ये कहता भी है और जिसने रिपोर्ट भेजी भी है, फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो सर रिपोर्ट किसने भेजी थी? बस नहीं भाई बेटे, बाल का खाल क्या कहते हैं, नहीं उधेड़ना। यानी 262 में से 180 पायलट्स क्लियर करार दे दिए गए। अदालतें सवाल उठा रही हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने मान रहे हैं कि इस मामले को सही हैंडल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने मान लिया कि इस मामले को सही प्रेजेंट हमारी तरफ से नहीं किया गया। इनके बयान को लापरवाही करार दिया जा रहा है, मगर गुलाम सरवर खान साहब मुतमईन हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीजी सिविल एविएशन की तैनाती का मामला चल रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से सिविल एविएशन का मुस्तकिल डीजी नहीं है और मुस्तकिल यकीन दहानियों के बाद कल हुकूमत ने बिलाखिर अदालत को यकीन दिलाया है कि 2 से 3 रोज़ में डीजी तैनात कर दिया जाएगा। मगर बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों से सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने जितने भी फैसले लिए हैं, जितने इकदाम किए हैं, अदालत ने उन सब पर सवालात खड़े कर दिए हैं और इन इकदामात और फैसलों में पायलट्स के लाइसेंसेस की मअतली, उनके खिलाफ इंक्वायरी सब आ जाती हैं। इसको समझने के लिए अदालती हुक्मनामे का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि वफाकी हुकूमत डीजी की तैनाती के अमल में है और ये बात तयशुदा है कि डीजी का चार्ज सेक्रेटरी को दिया गया था। ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि ये तरीका गैर कानूनी है, जबकि ये अमल 2 साल से ज़ायद तक जारी रहा और इन 2 सालों में जो भी फैसले किए गए उनकी वजाहत देनी पड़ेगी, जिसमें दरख्वास्त गुजार की लाइसेंस की मअतली का मामला भी शामिल है। अदालती फैसले के मुताबिक सिविल एविएशन मुल्क की एक अहम रेगुलेटरी बॉडी है। उसे गैर फाल रखना ना सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि ये मुबैना जाली लाइसेंसेस को मिस हैंडल करने की एक वजह भी हो सकती है। इस अदालत को ये बताया गया है कि अब तक 50 लाइसेंसेस मनसूख किए जा चुके हैं और 20 की जाँच पड़ताल जारी है। ऐसा लगता है कि जो बयान वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने दिया वो गलत था। इस मामले को गलत तरीके से हैंडल करने से और लापरवाह बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान का सामना करना पड़ा और इसी के साथ साथ मुल्क की साख भी मुतासिर हुई। अदालत ने लिखा कि उम्मीद की जाती है कि एक अहल और काबिल शख्स को अगली समात तक सिविल एविएशन का डीजी तैनात कर दिया जाएगा। केस की मज़ीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी की जाती है। हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, मगर जो एहतसाब है ना वो हो रहा है गुलाम सरवर खान साहब का, ना ही वो अपनी गलती मानने को तैयार है। याद दीजिए। अल्लाह।